नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके बहुगुणा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये हमारी पार्टी के जनता से संवाद की 7वीं कड़ी है। जैसा कि मैं आपको पहले अपने 6 एपिसोड में बता चुका हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य इस राज्य में एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभरने का है, जिसके पास एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी विजन हो, लेकिन अपने राज्य के प्रति जो है हम कर्मठता से उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें और अपनी जनता को एक ऐसी प्रशासन और ऐसा राज्य बनाएं जो कि जहां सभी सुखी हों, समृद्ध हों और जो देश सेवा में तत्पर हों। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसमें वो पर्यावरण के संबंध में है। किसी भी देश का जो भूगोल होता है और उसकी ज्योग्राफी होती है, उसके विकास में एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसका बहुत बड़ा उसके भूगोल और उसकी क्षेत्रीय अखंडता जो है उसके अनुसार ही उसका विकास की परियोजनाएं बनती हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिमालय एक ऐसा पर्वतीय राज्य है, क्षेत्र है, और जिसमें कि उत्तराखंड सेंट्रल हिमालय का एक पार्ट है, जो कि एक बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही रिसेंट माउंटेन है हिमालय। और हिमालय एक हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से, मानसून के लिहाज से एक बहुत ही अहम, एक गॉड गिफ्टेड पहाड़ों की एक श्रृंखला है। और ये श्रृंखला में आजकल बहुत सारे इकोलॉजिकल क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि जो कि एक हमारे लिए, एक हमारे प्रशासन के लिए एक बड़े चैलेंज बनते चले जा रहे हैं। और जो विकास की जो नीति है वो पर्यावरण के अनुकूल और हिमालय के जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उससे मेल खाती हुई होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हिमालय में जो परियोजनाएं हैं वो पारिस्थितिकी, उसकी इकोसिस्टम और उसकी जो भूगोलिक जो क्षमता है, जो भौगोलिक स्थिति को बिना समझे परखे हुए हम इम्प्लीमेंट की जाती हैं। जैसे आप देखिए, हमारी जो ग्लेशियर फेड रिवर हैं, गंगा, यमुना, ये हमारे देश की संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है। और इन्होंने सदियों से जो है इंडो गंगेटिक प्लेन जो बोलते हैं उसकी ग्रीनरी है, हमारी लाइफ लाइन है ये। और इन जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे देश में पानी की और इन नदियों के फ्लो को बनाए रखने की। और उसके ऊपर से जब हम इनको किसी कारणवश डैम बनाते हैं, इनमें रोकते हैं बिजली के लिए और सिंचाई के साधनों के लिए, वो एक ऐसा प्रकल्प है जो कि एक बहुत सुनियोजित ढंग से और पूरी वैज्ञानिक आधार पे बनना चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या से होना चाहिए। अभी क्या देखने में आ रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि बहुत सारी बाढ़ आई है और आपका तपोवन का जो बिजली का जो प्रकल्प एनटीपीसी ने लगाया है वो एक बह के चला गया और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सब लोग बह के चले गए। और जो भविष्य का जो सारे देश ने देखी है उसका मूल कारण था कि बिना किसी टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट के, बिना किसी साइंटिफिक असेसमेंट के हमने वो परियोजनाएं वहाँ पे लगा दी हैं। और अभी आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी हमने जो वहाँ पे बिजली की परियोजनाएं लगाए हैं, हम जहाँ जगह जगह सड़कें बना रहे हैं, वहाँ पे अभी आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बर्स्ट बहुत होते हैं। छोटी छोटी लेकें जो है, अंडरग्राउंड लेकें जो है पहाड़ों में बन जाती हैं। थोड़ी सी तेज़ बारिश होती है, फिर विविधता के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। और इसी प्रकार से हमारी हमारी जो परियोजनाएं हैं उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है आजकल वह है कि इस क्षेत्र की जो नीड हैं, जो आवश्यकताएं हैं,
अच्छी ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से इवेल्युएट करने की। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ का ऐसा है कि ये आपके अर्थक्वेक प्रोन जोन में, भूकंप के ये चौथे उसमें आता है। तो इसलिए हर पहलू पे गौर करके यहाँ पे कोई भी परियोजनाएं लगनी चाहिए। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि विकास बहुत आवश्यक है। हम विकास के पूर्ण समर्थक हैं और विकास हर घर तक जाना चाहिए, लेकिन विकास इस बात से परिपूर्ण होना चाहिए कि हमारे पास किस टेक्नोलॉजी के आधार पर किस जगह में साइट स्पेसिफिक, मतलब जगह स्थापित हमारी परियोजनाएं, हमारी जो विकास की परियोजनाएं हैं वो होनी चाहिए। इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम जो है बिना परिस्थिति के, बिना इकोसिस्टम को हानि पहुंचाए लोगों तक विकास पहुंचाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं 1999 में हम एक टीम लेकर के भारत सरकार की आए थे जब रुद्रप्रयाग में बाढ़ आई थी। उसमें हमने घूमने के बाद ये देखा है कि सारे पहाड़ों में जो है ना ड्रेनेजेस चोक हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है अनप्लान्ड ढंग से, और बिना साइंटिफिक एप्लीकेशन के जिस तरह से विकास हो रहा है उससे ये लग रहा है कि धीरे 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 हमको जो है और परेशानियाँ और इकोलॉजिकल डिसास्टर्स यहाँ पे होंगे। और उस समय हमने 99 में एक अफसरों की मीटिंग में कहा था, जिसमें कि कमिश्नर थे यहाँ के गढ़वाल रीजन के, उसमें हमने उनसे यही कहा था कि देखिए जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो 32 गांव हैं उसमें से 16-17 गांव जो अभी डूबे थे 2013 में, इनको आप शिफ्ट कर दीजिए। और गवर्नमेंट ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया उसमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और विद द रिजल्ट की जब 2013 में जो जून के महीने जो आपदा आई थी केदारनाथ में, वो सारे गांव बह गए। भयंकर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है हमारे प्रदेश में, उससे विकास न हो करके एक विध्वंस का एक विध्वंस को आगे बढ़ाने वाला एक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हमारी पार्टी का ये कहना है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसको आप डिक्लेयर जरूर कीजिए, लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का विकास कैसा होना चाहिए इसके लिए एक विस्तृत योजना होनी चाहिए, जिसमें कि हमारी पार्टी इसमें विचार करेगी। और हम जन सहयोगिता चाहते हैं इसमें, और हम उत्तराखंड के जनता से अनुरोध करते हैं कि आप सोचिए इस विषय में कि आपकी जो अस्मिता है वो विभिन्न प्रकार से आजकल उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के जो खतरे मंडरा रहे हैं, वो उसके ऊपर हम उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जो है जनता के सहयोग से एक मूवमेंट शुरू कर रहा है। और इन 7 कड़ियों में मैंने अपनी पार्टी का जो विज़न है, आज के डेट में हमने 26 पॉइंट का एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया है। अभी हम उसको सर्कुलेट करेंगे। हम बड़ी संख्या में आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप हमको ज्वाइन कीजिए। हमारे जो लोग 2022 के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप उनको पुरजोर समर्थन दीजिए, उनको असेंबली में लाइए। उसके बाद से आपके जो इश्यूज़ हैं हम उनको रेज करेंगे, उठाएंगे, और उत्तराखंड को एक सही दिशा देते हुए एक क्षेत्रीय दल के रूप में हम उभरेंगे। धन्यवाद।